हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर चैनल CMA सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स की एग्रीकल्चरल ऑफ इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है क्या नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने देखिए नोट बना लिया हूँ, उसी के ऊपर से आपको मैं पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम के मोड अब से और बिल्कुल पूरा कवर करेंगे कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चरल इनकम होता है क्या है। लिखा है कि डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सेक्शन 10(1) exempts agricultural income from income tax chargeable under this act. However, it is chargeable to income tax at state level as per state laws. इट मीन्स कि जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है वो सेक्शन 10(1) के अंडर में एग्जिम्ट हो जाएगा, बिल्कुल छूट मिलेगा आपको आपके इनकम से। मगर आपको क्या होगा कि जो टैक्सेबल होगा वो स्टेट लॉ के अकॉर्डिंगली होगा। जिससे हमारा 3 जो टैक्स बनता है वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है और एक स्टेट गवर्नमेंट और एक कॉन्करेंट बनाते हैं, दोनों मिला के। तो जो यह क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स है वो स्टेट लेवल पे ही चार्जेबल होगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि एज पर सेक्शन 2(1)(a) एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है, उसका मतलब क्या है। नंबर 1 है कि रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। इट मीन्स कि अगर आपको कुछ रेंट, किराया और रेवेन्यू वही इनकम होता है, कुछ डिराइव होता है, मिलता है उस लैंड से, तो उसको क्लैरिफाई किए हैं। एनी रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड which is situated in India and is used for agricultural purposes. It clearly mention that कि आपका जो लैंड है वो इंडिया में होना चाहिए एंड वो जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए ही यूज होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि द अमाउंट रिसीव्ड इन मनी और इन काइंड बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर फॉर राइट टू यूज लैंड इज टर्म एज रेंट। ये लिखा है कि जो आपका जो लैंड है और जो अमाउंट उसमें रिसीव हुआ है, मनी रिसीव हुआ है, एक पर्सन फ्रॉम अनदर फॉर राइट टू यूज लैंड इज टर्म एज रेंट। जो आपको रिसीव हुआ है उसको रेंट कहते हैं। द रेंट कैन आइदर बी रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बाय द ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट। इसका मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ए ने लेट आउट किया लैंड, बी को लेट आउट किया लैंड, बी ने सबलेट कर दिया सी को। तो जो हमारा एग्रीकल्चरल हम जो रिसीव किए, सी ने जो पेमेंट किया बी को वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, बी ने जो पेमेंट किया ए को वो एग्रीकल्चरल इनकम है। बट लैंड शुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए लैंड यूज होना ज़रूरी है। या फिर लिखा है कि इट इम्प्लाइज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे हमारा हाउस प्रॉपर्टी में होता है कि ओनरशिप ज़रूरी है, मगर यहाँ हमारा ओनरशिप की कोई मतलब नहीं है। जितना भी सबलेट हो जाए लेट आउट के बाद वो जो इनकम आएगा वो एग्रीकल्चरल इनकम ही होगा। Thus, the rent received by the original tenant from subtenant would also be agricultural income, subject the other condition mentioned above. The scope of the term revenue is much broader than rent. It includes income other than rent. For example, fees received for renewal for grant of land on lease would be revenue derived from land. तो रेवेन्यू जो है वो उसका जो वो बहुत ही बड़ा है वो मगर आपको एक एग्जांपल उसका देता हूँ कि जो फ़ी रिसीव होता है रिन्यूअल करने के लिए लैंड का जो लीज होता है वो आपका रेवेन्यू हो गया। ठीक है।
उसके बाद एक केस हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट इन CIT वर्सेस राजा विनय कुमार साहस रॉय हैज़ हेल्ड दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो दोनों पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो आपका बेसिक ऑपरेशन और एक आपका सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन क्या है? बेसिक ऑपरेशन आपका ये है कि इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन द लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन। इसका मतलब है कि जो आप बीज डालते हैं वो अंकुरित होता है ना, उसके पहले के जो काम है जिसमें आपका ह्यूमन स्किल, जो हमारा स्किल और लेबर लगता है। एग्जाम्पल है उसका जैसे टिलिंग, सोइंग, बुनी जो क्या बोलते हैं उसको, बीज बुनना जो होता है वो। और प्लांटिंग हो गया, जो जैसे जो लगाते हैं ना वो बीज, वो प्लांटिंग हो गया। ये सब आपका बेसिक ऑपरेशन में आता है। तो फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है? सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ये होता है कि इट मीन्स ऑपरेशन व्हिच फोस्टर्स द ग्रोथ एंड प्रिजर्व्स द प्रोड्यूस फॉर रेंडरिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर सेल इन मार्केट एंड व्हिच आर परफॉर्म आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड लाइक वोडिंग, डिगिंग द सॉयल, रिमूवल ऑफ। अच्छा, इसका मतलब है कि जो जर्मिनेशन के बाद जो सब काम होता है फिट फॉर सेल इन मार्केट, मतलब मार्केट में सेल होने तक जो काम जो हम करते हैं, जैसे कि आप इन जो प्रिवेंशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, जो स्प्रे करते हैं मेडिसिन, क्रॉप को कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, वो सब सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है। उसका लिखा है हुआ है द बोथ बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म टू कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटीज़, वन कैन नॉट डिसएसोसिएट द बेसिक ऑपरेशन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ होना चाहिए आपका एग्रीकल्चरल इनकम में। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, सेक्शन 2(1)(a)(b)। मैं आपको पहले थ्योरी समझा दूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज़रूर करवाऊंगा। इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, तीनों में बट गया है कि इनकम एग्रीकल्चरल इनकम से कैसे होता है। फर्स्ट तो इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल काम से जो इनकम होता है। इनकम डिराइव बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन लैंड, जो पहले बताया था आपको, जो रेंट रिसीव होता है। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उसको हम सेल करते हैं तो जो इनकम होता है। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, सेक्शन 2(1)(a)(c), इफ ए बिल्डिंग satisfies the following condition then income from such building shall be treated as agricultural income। फार्म बिल्डिंग क्या होता है? जो हमारा उसी लैंड के पास या लैंड के ऊपर जो जैसे बोलते हैं ना फार्म हाउस, जिसमें खेती बाड़ी का सामान वामान रखते हैं रहता है, तो उससे इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग कैसे मानेंगे? अगर वो तीन मतलब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मानेंगे। फर्स्ट कंडीशन हुआ कि बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ठीक है, इट इज़ ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ, मतलब आपका जो एक तो यहाँ देखिए, ये आपका हो गया लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, यहाँ बिल्डिंग हो गया, ऊपर यहाँ हो गया मतलब इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, मतलब लैंड के पास हो गया,
या लैंड के ऊपर हो गया, ठीक है। द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड एज ए ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग है। तो ये स्टोर हाउस जैसे मतलब उसको ऑक्यूपाई होना चाहिए, वो स्टोर हाउस होना चाहिए, उसमें आपका एग्रीकल्चरल सामान रखना ज़रूरी है। उसके बाद लैंड इज आइदर एसेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट और इट इज़ सिचुएटेड इन ए रूरल एरिया। रूरल एरिया में आपका लैंड होना चाहिए। रूरल एरिया क्या है मैं आपको वो भी समझा दूंगा। देखिए रूरल एरिया है कि रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया हुईच इज आउटसाइड द जुडिस्डिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी, जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया से बाहर हो, और ए कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंटोनमेंट बोर्ड के से भी बाहर हो, एंड हुईच हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर, एंड हुईच डज नॉट फॉल विद इन डिस्टेंस टू बी मेजर्ड एरियली गिवन बिलो। जो पॉपुलेशन है वो 10,000 10,000 और 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, उसका भी किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस है। जैसे हमारा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कुछ स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट का एरिया होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया। वहाँ से हम अगर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट हम 2 किलोमीटर बाहर जाएंगे, सिटी से बाहर जाएंगे, अगर उसमें 10,000 से ज़्यादा होगा और 1 लाख से कम होगा तो वो रूरल एरिया कहलाएगा। फिर थोड़ा हम और थोड़ा आगे जाएंगे, 6 किलोमीटर आगे जाएंगे, ठीक है, 6 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख 10 लाख से नीचे अगर होगा पॉपुलेशन तो इसको रूरल एरिया कहलाएंगे। और थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब अर्बन सिटी से और थोड़ा बाहर जाएंगे 8 किलोमीटर तक, तो अगर 10 लाख से ज़्यादा होंगे तो उसको हम रूरल एरिया कहलाएंगे। उसके बाद यह है कि सरप्लस फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ट्रांसफ़र इट मीन्स कि आपका जो था अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था उसको आपने बेच दिए, सोल्ड कर दिए। तो एक्सप्लेनेशन 1 में है कि एनी सरप्लस एराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। याद रखना, ये आपका कैपिटल गेन हो गया है, वो जो कि रेवेन्यू गेन नहीं है, आपने सेल कर दिए ना। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल यूज ऑफ फार्म बिल्डिंग नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। एक्सप्लेनेशन 2, अगर आपने एक नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया आपका फार्म बिल्डिंग, तो उसको हम नॉट एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएंगे। कैसे? हाउएवर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी सच बिल्डिंग और लैंड फ्रॉम इट्स यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस इंक्लूडिंग लेटिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पज और फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और पर्पज आर नॉट बी। हमारा जो फार्म बिल्डिंग था उसको हम एक्सेप्ट नॉन एग्रीकल्चरल वर्क और किसी वर्क के लिए दे दें तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगा। इनकम फ्रॉम प्लांट नर्सरी डीम्ड एग्रीकल्चरल इनकम। एक्सप्लेनेशन 3, आपका प्लांट नर्सरी क्या है, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो प्लांट नर्सरी होता है जहाँ पे उगाया जाता है पेड़ पौधे और बेचा जाता है, ठीक है। एन इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडिंग्स ग्रोन इन ए नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम। जो बीज डालते हैं, पेड़ होता है वो, तो वहाँ यहाँ पे जो प्लांट नर्सरी में दोनों बेसिक कंडीशन, दोनों कंडीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बेसिक कंडीशन और जो बेसिक ऑपरेशन हो और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन वो फुलफिल होता है ना, तो ये डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम होगा, माना जाएगा। कुछ चीज़ें होता है जिसको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और कुछ चीज़ें होता है जिनको हम एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम।
इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक जूट कॉटन एक्स्ट्रा इज एन एग्रीकल्चरल इनकम. Income from growing flowers is an agricultural income. Plants sold in pots are an agricultural income provided basis operation are performed. Remuneration and interest to partner. Any remuneration, salary, commission, etc. received by partner from a farm engaged in agricultural operation is an agricultural income. Interest on capital received by a partner from a farm engaged in agricultural operation is an agricultural income. तो दूसरा जो इंस्टेंसेस है ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो क्या है. सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम. जैसे मालिक के पास एक एम्प्लॉय काम करता है और वो मालिक का काम जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चरल इनकम होता है, मगर वो जो एम्प्लॉय सैलरी रिसीव कर रहा है वो उसका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा. डिविडेंड received from a company engaged in agricultural operation. एक कंपनी से आपने डिविडेंड रिसीव किया, वो जो कंपनी है वो एंगेज है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में, मगर वो आपके लिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा, कंपनी के लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा जो वहाँ से मिलेगा. इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डायरी फार्मिंग, बटर एंड चीज़ मेकिंग एक्सेट्रा, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. ये क्यों सब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है? क्योंकि यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आपका देखिएगा फुलफिल नहीं हो रहा है. देखिए इनकम फ्रॉम फिशरीज, हम जब मच्छी खेती करते हैं उसमें थोड़ी ना मिट्टी बिट्टी खोदते हैं, ये वो करते हैं, तो ये आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा. इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, जो चिकन बिकन का होता है ना बिजनेस, उसमें भी नहीं होता है बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस. अभी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आता है कि डिसइंटीग्रेशन हम इनकम को कैसे करते हैं. जैसे कि डिसइंटीग्रेशन क्यों करते हैं. एक देखिए आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसमें आपका बिजनेस इनकम ही थोड़ा बहुत होता है. जो रबर कॉफ़ी एंड टी बिजनेस करते हैं उसके भी आप पे कितना परसेंटेज करेंगे तो बिजनेस इनकम होगा, एग्रीकल्चरल इनकम कितना परसेंटेज में होगा वो भी हम देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. गिव द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ ए. केस ए में आपका आ गया रबर कॉफ़ी एंड टी बिजनेस, एनी अदर बिजनेस बी में आएगा. ठीक है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम इज एज फॉलोज इन केस ऑफ रबर कॉफ़ी एंड टी बिजनेस. यहाँ देखिए पर्टिकुलर्स में होगा इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ रबर रूल 7A, कॉफ़ी रूल 7B, टी रूल्स 8. लेटेक्स, सेनेक्स, ब्लॉक, रबर्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय सेलर इन इंडिया. तो बिजनेस इनकम माना जाएगा 35%, एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा 65%. ये परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा. कॉफ़ी रूल 7B, कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर इन इंडिया, बिजनेस इनकम है 25%, एग्रीकल्चरल इनकम है 75%. कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर इन इंडिया, तो बिजनेस इनकम है 40%, एग्रीकल्चरल इनकम है 60%. टी रूल 8, टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर इन इंडिया, बिजनेस इनकम में जाएगा 40%, एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगा 60%. फिर हम आते हैं एनी अदर बिजनेस रूल 7. एनी अदर बिजनेस को हम कैसे डिसइंटीग्रेशन करेंगे. द फॉलोइंग मोड विल बी एडॉप्टेड. एग्रीकल्चरल इनकम
उसमें आपका ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस प्लस सेल्स प्रोसीड फ्रॉम डायरेक्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। बिजनेस इनकम में आएगा सेल प्रोसीड of the processed goods minus market value of agricultural produce used as raw material for business minus expense for processing। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं उसको। देखिए रूल 7 इन अदर केस टू कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 10 लाख, अदर एक्सपेंसेस 5 लाख, सेल किए हैं 23 लाख, तो प्रॉफिट हो गया 8 लाख। ठीक है, तो आपका ये हो गया एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस प्लस सेल प्रोसीड फ्रॉम डायरेक्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। तो ये दोनों कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हो गया, ये सेल हो गया, तो प्रॉफिट ये एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। तो बिजनेस इनकम क्या हो गया आपको, यहाँ देखिए कि सेल प्रोसीड ऑफ द प्रोसेस्ड गुड्स। हमने जो प्रोसेस गुड बनाए थे जो 23 लाख का सेल किए हैं, अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम प्रोड्यूस किए हैं खुद अपना 10 लाख का है, मार्केट से ख़रीदे तो मार्केट वैल्यू उसका 15 लाख होता। तो 23 लाख माइनस 15 लाख, तो और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस है 5 लाख। 23 15 20, ये 15 लाख, ये 5 लाख, 20 लाख सेल हुआ है 23 लाख। तो ये आपका जो बिजनेस इनकम हो गया वो 3 लाख का हो गया। अभी हम पढ़ेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बेस्ड इन द स्टेट्स, हाउएवर पार्लियामेंट हैज आल्सो लेविड टैक्स ऑन सच इनकम। एक्सप्लेन हाउ दिस हैज़ बीन अचीव्ड। ठीक है, द रेलिवेंट प्रोविजंस आर रिस्कोड एज अंडर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम फॉर रेट पर्पजेस। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बेस्ड इन स्टेट, हाउएवर पार्लियामेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम फॉर डिटरमाइनिंग इनकम टैक्स रेट ऑन टोटल इनकम। तो कैसे टोटल इनकम से हम पार्शियल इंटीग्रेशन निकालेंगे वो भी आपको मैं समझाऊंगा। कंडीशन बी क्या है, कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। कंडीशन क्या होता है आपका पार्शियल इंटीग्रेशन में, दिस पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली इफ़, कब अप्लाई होगा, द टैक्स पेयर इज HUF, एन इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड ₹5000। द नॉन फर्स्ट तो हो गया आपका द टैक्स पेयर है वो HUF, इंडिविजुअल, BOI, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होना चाहिए। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मैक्सिमम अमाउंट हमारा जो है नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो 2,50,000 है, और जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी देखिए कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हम कैसे करेंगे। स्टेप 1 में नेट एग्रीकल्चरल इनकम इज टू बी कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। स्टेप 2 में कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। स्टेप 3 में कंप्यूट टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। स्टेप 4 में आएगा कंप्यूट अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 माइनस अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। स्टेप 5 में आएगा टोटल इनकम टैक्स पेएबल इज इक्वल टू टैक्स एज कंप्यूटेड अंडर स्टेप 4 टैक्स। ये देखिए जो 5 मिनट पढ़े ना, दिमाग में नहीं बैठ रहा है ना, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्या याद करना है। ठीक है, अपने हिसाब से बता देता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करने पड़ेगा, फर्स्ट आपका एग्रीकल्चरल इनकम है कितना उसको निकालना पड़ेगा। स्टेप 2 में आपका एग्रीकल्चरल इनकम में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मिला के उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट कितना है मिला के
स्टेप 3 में उसके हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा उसके ऊपर से। स्टेप 4 में स्टेप 2 जो निकला और स्टेप 3 जो निकला, स्टेप 2 से स्टेप 3 को माइनस कर देंगे तो वो टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा। स्टेप 5 में टैक्स पेबल जो है वो स्टेप 4 का टैक्स लाइबिलिटी ही है। तो उसको हम एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, चलिए। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चरल इनकम निकला 1.5 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3,20,000। तो स्टेप 1 क्या हुआ, मैं बोला था कि हमको पहले एग्रीकल्चरल इनकम निकालना है, वो निकला 1,50,000। स्टेप 2 में एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालना है 1,50,000 प्लस 3,20,000। तो उसको मिला के उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है वो निकालना है। आप देखिए यहाँ 1,50,000 प्लस 3,20,000, 4,70,000 के ऊपर में जो टैक्स लगता है वो पहले तो 2.5 लाख तक नील होता है। फर्स्ट 2.5 लाख तक नील होता है। उसके बाद 2,20,000 के ऊपर 5%, तो 11,000 आपका टैक्स बन गया। स्टेप 3 में एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट के ऊपर से टैक्स बनेगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम 1,50,000, तो बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख तक नील है, वो 2.5 लाख ऐड हो गया। तो 2, 3, 4 लाख, 4 लाख में टैक्स जो बनेगा वो अब तो 2.5 लाख तो नील है और 1.5 लाख का 5% 7,500 निकल के आया, जो टैक्स लाइबिलिटी है आपका स्टेप 4 में। वो स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, स्टेप 2 11,000 माइनस 7,500, ठीक है। तो स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 आ गया 3,500। स्टेप 5 टैक्स पेबल वही स्टेप 4 का जो अमाउंट है टैक्स लाइबिलिटी 3,500। तो आपको ये 5 स्टेप बस याद रखना है। एग्रीकल्चरल इनकम स्टेप 1 में, स्टेप 2 में एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उसके ऊपर में टैक्स निकालना है। स्टेप 3 में एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट उसके ऊपर में टैक्स निकालना है। स्टेप 4 में स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी है। स्टेप 5 में टैक्स पेबल जो है वो स्टेप 4 का ही अमाउंट है, ठीक है। तो हमने पूरा जो एग्रीकल्चरल इनकम है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको हम जितना हो सके जितना जल्दी मतलब कम टाइम में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आगे आपका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इंटरेक्शन भी अपने आप में होना चाहिए आपस में। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लेना ऑल पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो रहता हूँ, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।